हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं हमारा जो चैप्टर है संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान। तो उसमें हमने पढ़ चुके हैं पूर्वी पहाड़ियों और पर्वतक पढ़ चुके हैं। अब हम बेसिकली यहाँ बात करने वाले हैं हमारे उत्तरी भारत के मैदान के बारे में। अब जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे राष्ट्रीय गान में बोला जाता नदियों का नाम आता है सिंधु और गंगा का नाम आता है बेसिकली। तो वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी यहाँ से। तो क्या है, ये हमारा जो उत्तरी भारत का मैदान है वो 3 नदियों से मिलकर बना है। पहला सबसे ज़्यादा भाग है उत्तर पश्चिम में, वो क्या है उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर जाता है। जैसे ये हमारा इंडिया है, यहाँ से ये, तो यहाँ से इधर से स्टार्ट होकर ऐसे जाएगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो वहाँ से हमारी ये 3 नदियाँ बना, यहाँ से हमारे उत्तर पश्चिम से ही 3 नदियाँ इस चीज़ का निर्माण कर रही हैं। पहला सिंधु, इनकी सहायक नदियाँ, ये सब मिला के किसका निर्माण कर रही हैं, हमारे पंजाब वाले पोर्शन का, पंजाब वाले पार्ट का। किस चीज़ का? पंजाब वाले, हमारा जो मैदान है उस चीज़ का। और ये जो क्या है मैदान है, जो नदियों के बहाव से बना होता है, ये क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। क्या होता है? बहुत ही उपजाऊ। तो आपने सुना होगा बेसिकली जो पंजाब के लोग हैं वो खेती में ज़्यादा फोकस होते हैं। खेती में ज़्यादा फोकस रहता है उनका, गेहूँ वगैरह इन सब की खेती ज़्यादा होती है। दूसरा है हमारा गंगा वाला, यूपी बिहार, ये पोर्शन है ज़्यादातर। तो यहाँ ज़्यादा वो है यूपी बिहार पश्चिम बंगाल पश्चिम, ठीक है। पर ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ है चीज़ें। और ब्रह्मपुत्र हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, क्योंकि चाइना से बोकरचू से निकल के, चाइना से होते हुए असम, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम से निकलती है, तो वहाँ वाला पोर्शन बनाती है हमारे यहाँ, ठीक है। अभी हम इन्हें रीडिंग मार लेते हैं। तो रीडिंग में आप याद रखना डिजिट्स। मैंने आपको बताया किस तरह से ये मैदान का निर्माण करती है, वो मैंने आपको बता दिया। जलोढ़ क्या होता है? जलोढ़ बेसिकली जो जलोढ़ है ना, वो मिट्टी का प्रकार है जो नदियाँ अपने साथ बहा कर लाती हैं। लेकिन उसके 3 स्टेप्स हैं। पहले जो नदियाँ हैं वो जो अपने साथ बहा कर लाती है चीज़ों, उनको 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण की तरफ इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है भाबर, तराई और जलोढ़। भाबर क्या होता है? भाबर क्या होता है? आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन जरूर उठना चाहिए, भाबर क्या होता है? भाबर वो होता है जब नदियाँ निकलती हैं। जैसे ये पर्वत है, ये यहाँ से ये नदी निकली, 2 पर्वत है, ये नदी निकली, यहाँ से निकलती है नदी। तो यहाँ क्या है, एक संकीर्ण पट्टी है, एक संकीर्ण यानी छोटा गैप है, नैरो स्पेस है। कितना हो सकता है ये? 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर हो सकता है। कितना हो सकता है? 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर हो सकता है। जब नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, किधर बहती हैं ये तीनों नदियाँ? पश्चिम की ओर, सॉरी, ये नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। लेकिन जब नदियाँ संकीर्ण गैप बनाती है, पश्चिम की ओर बहती हैं, तो वह अपने साथ बड़े कंकड़ पत्थर लाती हैं। क्या लाती हैं? बड़े कंकड़ पत्थर लाती हैं। क्या लाती हैं? बड़े कंकड़ पत्थर लाती हैं। तो उनसे जो जगह बनती है उनसे क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। भाबर पहला पढ़ा हमने, भाबर क्या हुआ। दूसरा क्या पढ़ा? तराई। दूसरा हम पढ़ रहे हैं तराई। जो भाबर के बाद में, भाबर का स्पेस कितना होगा? 8 से 16 किलोमीटर वाला। अब हम पढ़ेंगे तराई। तो तराई को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तराई, ठीक है। ये हो गया हमारा तराई। तराई में पढ़ेंगे कि तराई का जो गैप होगा ना, स्पेस होगा, वो होगा 20 से 30 किलोमीटर। कितना? 20 से 30 किलोमीटर। और ये कौन सा पार्ट होगा जहाँ पत्थर पीछे रह जाएंगे? जैसे ये नदी आ रही है, पहले इतनी चौड़ी थी, फिर धीरे धीरे इसके स्पेस से बढ़ता ऐसे यहाँ तक पत्थर जमा हो गए। फिर इसके साथ आई हुई जैसे बजरी टाइप की मिट्टी होती है, बजरी जानते हो आप लोग, यानी छोटे छोटे जो दलदल बना सके। और ये क्या बना देंगे? दलदल बना देंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा? दलदल। दलदल दलदल बनेगा। तो यहाँ पे पानी का स्तर होगा वो ऊपर होगा, पानी का स्तर होगा, पानी स्तर ऊपर पाया जाएगा।
पानी स्तर ऊपर होगा। यहाँ पे जो पानी स्तर ऊपर होगा, ये कौन सा एरिया है बेसिकली गंगा जो बनाती है, वो है बिहार वाला एरिया। बिहार क्या है? बिहार क्या है? तराई वाला पार्ट है। अब हम आते हैं हमारे जलोढ़ वाले पार्ट पे। अब देखो जलोढ़ को पढ़ो, जलोढ़ मैदान और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान दो प्रकार के होते हैं। जलोढ़ वो मैदान होगा, जलोढ़, अब हम पढ़ते हैं किसको? हमारे जलोढ़ को, सॉरी, जलोढ़ को। जलोढ़ वो मैदान होगा, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे बजरी जमना स्टार्ट हो गई, फिर आगे धीरे धीरे से चौड़ी हो गई नदी, काफ़ी स्पेस में हो गई, तो फिर क्या है, आगे जो मिट्टी के छोटे कण होंगे, जो मिट्टी होगी वो जमना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो फर्स्ट में जो मिट्टी रहेगी, जो नई रहेगी मिट्टी, नई नई जो मिट्टी रहेगी, उसे हम क्या बोलेंगे? नई मिट्टी को बोलेंगे हम बांगर। नई मिट्टी होगी उसे क्या बोलेंगे? बांगर। और जो पुरानी मिट्टी रहेगी उसे बोलेंगे खादर। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। तो ये हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्या होती है? एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ये देखिए, खादर, भांगर। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? भाबर। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी होती है जो शिवालिक गिरपथ के समानांतर फैली हुई होती है, जिनके परिणाम स्वरूप हिमालय श्रेणियों से जैसे जैसे बाहर निकलती नदियां हैं या बाहरी जल बाहर जैसे बड़े बड़े सेल जमा कर देती है, कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती है। क्या लुप्त हो जाती है? नदी। बड़े पत्थर होते हैं ना, बड़े पत्थर, बड़े, यहाँ तो क्या है, कंकड़ जम रहे हैं, ये वाले कंकड़ पत्थर ये जम रहे हैं, ये वाला पार्ट है हमारा भाबर वाला, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया। क्योंकि जब बड़े पत्थर आ जाएंगे नदी में बहुत ज़्यादा, तो पानी क्या है, उनके बीच में से निकलने लग जाएगा नीचे से, तो वो भाबर होगा, ठीक है। या आप रीडिंग मान लेना। खादर मैंने बताया आपको, जो पुराने नए जलोढ़, खादर बांगर, ठीक है। अब जो नई नदियाँ होंगी उनका जो अपर्दन होगा, निक्षेपण इस कलाकृतियाँ होंगी, वो ये देखिए, गुफित नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप, कई बार क्या होगा, जैसे बाढ़ आई, बाढ़ आई, ये हमारी नदी बह रही है ऐसे, ये, तो बाढ़ आई तो क्या पानी ओवरफ्लो हो जाता है, तो पानी ऐसे सीधा आगे निकल जाता है, जिससे क्या बनाएंगे, रास्ता बदल गुफित वाहिकाएं बनाती रहती हैं, गुफित वाहिकाएं बनाती रहती है, ये हो गए। उत्तर भारत के मैदान में विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, मुहाने में विश्व का सबसे बड़े डेल्टा है। और जो मैंने आपको अभी बताई थी तराई, तराई, तराई भी आपको याद रख बताया था मैंने अभी पीछे। हाँ, तराई, तराई में क्या है, ये दलदल होगा, गाद होगी, कंकड़, छोटे कंकड़ होंगे, गाद होगी, बालू होगी, घास के मैदान, यहाँ क्या पाया जाएगा बेसिकली, घास के मैदान और घने जंगल पाए जाएंगे। तो इन चीज़ों को याद रखना, क्या पाई जाएंगी, घास के मैदान और घने जंगल। ये गंगा नदी के बारे में बताया। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुमरी के समीप 90 डिग्री पर मुड़ जाती है। जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, मैंने आपको अभी बताया जलोढ़ क्या होता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को दो प्रकार से बांटा गया है। तो ये किस चीज़ के लिए, जलोढ़ मिट्टी किस चीज़ के लिए उपजाऊ है? गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट आदि उगाई जाती हैं। और यहाँ जनसंख्या घनत्व क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जहाँ लोगों को क्या मिलेगा, सर्वाइवल की चीज़ें मिलेंगी ना, जैसे नदी जा रही है, नदी के आसपास बहुत सारी सर्वाइवल की चीज़ें होंगी, फिशिंग होगा, मतलब पर्यटन भी हो सकता है, बोट्स वगैरह चला सकते हैं, खेती कर सकते हैं आसपास की ज़मीन में, जैसे उसमें मोटर्स वगैरह डाल के लोग खेती करते हैं। और वहाँ की जो सोइल होगी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी, फर्टाइल लैंड होगी वो, तो इस वजह से वहाँ का जो डेंसिटी होगी, लोगों की डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को याद रखें। अब हमने मैदान के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं पठार के बारे में। पठार के बारे में बात करने से पहले आप एक बार मैदान को थोड़ा सा क्विक रिवीजन मारिए अपने माइंड में, जिससे आप लोगों को पता चले कि आप लोगों को कितना याद है, कितना नहीं याद है। तो इन चीज़ों को याद रखो और मतलब थोड़ा सा क्विक करो चीज़ों को, जिससे कि याद रहे आप लोगों को। देखिए, हरियाणा, पंजाब और सिंधु
जल विभाजक तंत्र है। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी दुमरी के समय 90% मुड़ जाती है। ठीक है, इस चीज़ों को याद रखो। अब हम क्या बात करने वाले हैं, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। जो नदियों के जो मैदान हैं, मैदान से हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। ज़्यादा ऊंचे होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पहाड़ हो जाएंगे। इसलिए जो पठार होंगे, जैसे अगर ये पहाड़ की हाइट है, ये पहाड़ की हाइट है, तो पठार की इतनी हाइट होगी। कितनी होगी, इतनी। जैसे ये लैंड एरिया है, यहाँ से पठार की हाइट इतनी होगी, ज़मीन से थोड़े ऊपर होंगे ये। जैसे इनकी जो औसतन ऊंचाई है वो कितनी है, 150 मीटर है। और ये कटे फटे भूखंड होते हैं, जैसे पर्वत कुछ इस तरह से होंगे, और ये कैसे होंगे, से कटे फटे होंगे, मतलब कहीं होंगे कहीं नहीं होंगे, बीच में फिर मैदान आ जाएगा, इस तरह से होंगे बेसिकली। ये इस तरह से होंगे। तो इन चीज़ों को याद रखो। जैसे उत्तर से पश्चिम में क्या है, दिल्ली से कटक तक क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत है। पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार में है ये पहाड़ियाँ। कौन सी, राजमहल की पहाड़ियाँ। पूर्व विस्तार में क्या है, राजमहल की पहाड़ियाँ। तो इन चीज़ों को भी याद रखो, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ। गिर तथा सॉरी, हाँ, तो मैं ना कभी कभी भूल जाता हूँ चीज़ें कि मैं कौन सा मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, वो सब। वैसे इन चीज़ों को नहीं भूलता कि पढ़ाने में क्या चीज़ें भूलनी है, वो सब। तो आप भी याद रखें अपने फोकस कि मैं तो भूल जाता हूँ मार्कर क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्या यूज़ नहीं कर रहा, क्या वो सब। वैसे ना ये बेसिकली देखा जाए तो ये पठार वाला पोर्शन है, वो सब आप लोग कर लोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा सही सिंपल पड़ता है ये वाला पार्ट। तो इन चीज़ों की आप रीडिंग वाले ना, अगर आप पास एनसीईआरटी है तो ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। और इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इस पठार के ये देखिए, अब पठार के हम पार्ट्स में आ जाते हैं। 3 पार्ट होते हैं, 3 इससे हमारे इंडिया में। पहला क्या है, दक्कन का पठार। दूसरा क्या है, मध्य उच्च भूभाग पठार। तीसरा उत्तरी पूर्वी पठार। तो हम अब बात करेंगे दक्कन के पठार के बारे में। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार में जो इंपॉर्टेंट रीडिंग लगानी है वो हमें लगानी है ये वाली। और ये वाला हमें थोड़ा सा चलते चलते देखना है। इतना बेसिकली इस पर फोकस नहीं करना, पर थोड़ा सा देखना है ऐसे कि हाँ देखा था मैंने ये कभी। हाँ, तो इसे अच्छे से एक बार ना ध्यान से पढ़ो रीडिंग पे। दक्कन के पठार में क्या है, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट। पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या है, जिसे हमारा ये इंडिया का मैप है। ये ये हमारा इंडिया का मैप है। जो ये वाला, ये है हमारा वेस्टर्न घाट, और ये है हमारा ईस्टर्न घाट, पश्चिम में पूर्व में। यहाँ पे क्या है, एमपी और छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा में काले महादेव वाली पहाड़ियाँ हैं। तो इन ये चीज़ें क्या हैं, हमारे इसका दक्कन के पठार का हिस्सा है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटका महाराष्ट्र, यहाँ यहाँ कर्नाटका, यहाँ तमिलनाडु, ये सब, यहाँ केरला, नीलगिरी यहाँ यहाँ। तो अन्नामलाई लचई यानी कार्डमम पहाड़ियाँ, मैंने बता दी लोकेशन आपको। तो उन चीज़ों को याद रखिए, कहाँ कौन सा पठार है, कौन सी पहाड़ियाँ पठार में काउंट की जा रही हैं। आपको याद रखना है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुडई है। कितनी मीटर की है, 2695 किलोमीटर, 2695 किलोमीटर, सॉरी मीटर, 2 किलोमीटर, 2.6 किलोमीटर। कैसे याद रखो, 2.7 याद रखो। ठीक है, पश्चिमी घाट अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, डोडा बेटा है। बस आपसे पूछ सकता है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। या फिर प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। क्या याद रखोगे, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। अब हम इनके बारे में बात करेंगे जो घाट से अनावृत नहीं है नदियाँ। महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये द्वारा अपरदित है, मतलब उनके द्वारा कट रही हैं चीज़ें।
उनके द्वारा इरोड की जा रही हैं चीज़ें। तो वो चीज़ें कहाँ हैं? इन नदियों से इरोड हो रही हैं। पश्चिम, ये घाट है हमारा पश्चिमी घाट, उसकी चीज़ें, ठीक है। मुख्यतः श्रेणियाँ: जावदी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। महेंद्रगिरी आपको याद, नीलगिरी महेंद्रगिरी साउथ की साइड में है, और हम पढ़ भी क्या रहे हैं, साउथ पढ़ रहे हैं, नीलघाट की पहाड़ियाँ। अब हम बात करते हैं हमारे मध्य वाले पठार के बारे में। पश्चिम में अरावली तथा क्या है पश्चिम में? अरावली वाला पार्ट, अरावली पर्वत इसकी सीमा है, तथा श्रेणियों में सतपुड़ा, अरावली, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है। इधर सतपुड़ा, विंध्याचल, ये मैकाल, महाकाल, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये एमपी, और थोड़ा सा पार्ट इनका मैकाले पहाड़ियाँ हैं, इनका किस में चला जाता है? वहाँ चला जाता है, कहाँ? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और समुद्र तल से इनकी हाइट कितनी है? 600 से 900 मीटर की है। किसकी हाइट है? मध्य वाले पठार की हाइट है। दक्कन पठार में उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये अवशिष्ट उत्कृष्ट उदाहरण है। और आपको याद हो तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। पूछ सकता है, छोटे एसएससी में तो पक्का पूछ सकता है बेटा, अच्छे से, मतलब। और पिंकू जी के पापा भी पूछ सकते हैं आपसे, वो भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ क्या पाए जाएंगे? ये अपने भूगर्भिक, मतलब अपने अंदर क्या क्या चीज़ें छिपाए हुए हैं, क्या? जैसे संगमरमर, स्लेट, नाइश, जिसे नीस भी बोलते हैं, मैंने बताया था आपको पहले चैप्टर में, ठीक है। इनका उच्च वाला भाग है वो थोड़ा ऊंचा है। समुद्र पहले जैसे हमने नीचे देखा 600 से 900 था इनकी एवरेज हाइट, लेकिन इसका बीच वाला जो पोर्शन है उसकी 700 से 1000 मीटर की हाइट है समुद्र तल से। तथा उत्तर तथा पूर्व की दिशा में हाइट इनकी कम है। यमुना की सहायक नदियाँ विंध्याचल कैमूर श्रेणी से निकलती हैं। बनास, चंबल एकमात्र सहायक नदी है। बनास क्या है? चंबल की एकमात्र सहायक नदी है, जो कि अरावली से निकलती है। कौन सी सहायक नदी है? अरावली से निकलने वाली एकमात्र सहायक नदी है, जो आपको हम ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ाएंगे, ठीक है। मध्य उच्च भाग भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है। राजमहल की पहाड़ियाँ यमुना वाले पोर्शन की आगे की तरफ जाते हैं, दिल्ली की तरफ उधर आती हैं, जिससे दक्षिणी में स्थित छोटा नागपुर का पठार किस लिए इंपॉर्टेंट है? खनिजों के लिए। छोटा नागपुर का पठार, इसको याद रखना, पठार में छोटा नागपुर का पठार खनिजों के लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य वाला जो पठार है उसमें बेसिकली संगमरमर, स्लेट, नीस, इन सब का प्रमाण मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट पठार के बारे में। नॉर्थ ईस्ट पठार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट पठार। कट, नॉर्थ ईस्ट पठार। इसमें जो नॉर्थ ईस्ट में पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी। यहाँ से पढ़िए। नॉर्थ ईस्ट पठार है वो सप्तभगिनी है हमारी, 7 महीने वाला प्रदेश है, वहाँ से स्टार्ट होंगे। तो इसमें जो जनजातियाँ हैं उनके नाम आप अच्छे से याद रखिए। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे इन नाम की जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। छोटा नागपुर पठार की तरह ये भी खनिज वाले पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ यूरेनियम भी पाया जाता है। यहाँ वर्षा मानसून अधिकतर होगा। मेघालय में अति अपरदित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका हुआ एक स्थल है जो वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। क्या है? सिर्फ वहाँ पे चट्टानें हैं, बड़ी चट्टानें हैं, और चट्टानों के ऊपर वनस्पति का होना असंभव हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे एक ऐसे समुद्र के बारे में, जो एक ऐसे ओशन के बारे में जिसमें पानी तो नहीं है लेकिन है, पहले वो ओशन ही था एक तरह से, जो हमारे राजस्थान में है। कुछ पार्ट हमारा पाकिस्तान में भी चला गया डिवाइडेशन के बाद, हमारा रेगिस्तान। अरावली की पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह उबड़ खाबड़ भूतल है, क्योंकि रेत के टीले बड़े बड़े होते हैं। जैसे आज ये टीला इसमें थोड़ा सा इरोड हुआ, उड़ के यहाँ चला गया, ये कल उड़ के यहाँ आ जाएगा, ये उड़ के फिर वापस यहाँ आ जाएगा। ऐसे मतलब ऐसे टीले आपस में ट्रांसफर होते रहते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है लाइफ। वहाँ वनस्पति भी शुष्क है, वनस्पति रहित है, उनमें छोटे पत्ते हैं। मरुस्थली के नाम से जाना जाएगा उन चीज़ों को। यह मेजोसाइक काल में क्या था? समुद्र का हिस्सा था। मैंने आपको पहले बताया था, जिस तरह से हिस्ट्री में काल है, गुप्ता काल, मौर्य काल, इस तरह से हिस्ट्री में भी काल होते हैं, मैंने आपको पहले बताया। और
इस चीज़ के प्रमाण यहाँ मिलते हैं। पहले यहाँ समुद्र था, इसके प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं कि यहाँ पहले समुद्र था। एक जीवाश्म मिला जिसकी आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आंकी गई है। कितनी आंकी गई है? 18 करोड़ वर्ष। अब हम बात करते हैं मरुस्थल में। ऐसा तो कुछ है नहीं, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी के टॉपिक के अनुसार थोड़ा सा पढ़ेंगे हम इसे। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ, यहाँ की स्थलाकृतियाँ रेतीली, यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्थानांतरित रेतीली टीले, यानी मैंने बताया ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठ के चली जाती हैं, ऐसे तेज हवाई उसके साथ इस तरह से चलती रहती हैं। कच्छ का रण बोलते हैं जो उस साइड है, गुजरात वाले साइड। थार का मरुस्थल बोलते हैं राजस्थान वाले साइड को। और मरुस्थल के दक्षिण भाग में बहने वाली कौन सी एकमात्र सहायक नदी है? लूनी नदी है। ये देखिए, लूनी नदी है, अजमेर के इस साइड से निकलती है और ये बाड़मेर तक जाती है। वहाँ की लाइफ लाइन बोली जाती है बाड़मेर की, लेकिन अब ये धीरे धीरे खराब हो रही है। अधिक वाष्पीकरण की वजह से हमेशा जल का गाठा रहता है, क्योंकि रेत है तो थोड़ी दूर तक तो जाएगा पानी, फिर वापस उस रेत में समा जाएगा, सूख जाएगा उस रेत में ही। अब हम बात करेंगे हमारे तटीय मैदानों के बारे में। किस चीज़ के बारे में? तटीय मैदानों के बारे में। तटीय मैदान क्या है? जो हमारे ये वाले मैदान है, ये पठार थे हमारे, उसके बाद में जो मैदान हमारे, उनके बारे में हम बात करेंगे। दो तरह के हैं ये, एक तो ईस्ट और एक वेस्ट, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। ऐसा विश्वास है कि द्वारिका शहर, कौन सा शहर? द्वारिका शहर, कौन सा? पश्चिम में, गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। वो अभी क्या है, वो अंदर चला गया है, सी लेवल बढ़ने से पानी के अंदर डूब गई है वो चीज़ें। जैसे सी लेवल थोड़ा नीचे होता है, ज्वार भाटा आता है तो अंदर की तरफ पानी जाता है जब समुद्र में, तो हमें देखने को मिलती हैं वो चीज़ें। द्वारिका शहर का प्रमाण मिलता है, तो वो चीज़ें हम देखने को मिल जाती हैं। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र रह गया है, क्योंकि जिस तरह से पानी का स्तर, जैसे ये हमारी सीमा थी, तो पानी ऐसे बढ़ता आ रहा है पानी का इस तरह से, तो ये जो मैदान थे, ये डूब गए हैं पानी के अंदर, हमारे जो मैदान थे। अब क्या है, यहाँ से पठार स्टार्ट हो गए हैं। क्या स्टार्ट हो गए बेटा? पठार स्टार्ट हो गए हैं। तो क्या चीज़ें याद रखोगे? यहाँ से क्या स्टार्ट हो गए? पठार स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे क्या है? बंदरगाह मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? बंदरगाह। ये देखिए बंदरगाह। तो आप इन बंदरगाहों के नाम भी याद रख सकते हैं। वैसे मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा बंदरगाहों के नाम। यहाँ प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, कौन सा? कांडला बंदरगाह, मंजाव, JLN नावसाव, ये आप चीज़ें याद रख सकते हैं। और इनको किस तरह बांटा गया है, उन सब चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। गुजरात का जो कच्छ है उसे क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट। क्या बोलते हैं? गुजरात वाले पोर्शन को हम काठियावाड़ तट बोलते हैं। महाराष्ट्र को कोकण बोलते हैं। महाराष्ट्र के तट को क्या बोलते हैं? कोकण तट बोलते हैं। और गोवा, कर्नाटका, केरल को क्रमशः मालाबार तट बोलते हैं। इनके अलग अलग नाम है। आपसे मैच पूछ सकता है, जैसे गुजरात दे दिया, इधर महाराष्ट्र दे दिया, इधर गोवा दे दिया, फिर इन तीनों के लिख दिया कि कौन सा मैच ऑफ द थ्री, इनमें से कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इस तरह से पूछ सकता है आपसे। विशेष स्थलाकृतियाँ पाई जाएंगी कहाँ पे? मालाबार में, जिसे कयाल कहते हैं। ये मछलियाँ पकड़ने के लिए, नौकायान के लिए विशेष प्रयोग किया जाता है। और ये विशेष आकर्षण क्या है? यहाँ पे नौका दौड़ है, यहाँ का क्या है? विशेष आकर्षण है बेटा। तो आप उन सब चीज़ों को याद रख सकते हैं। क्या विशेष आकर्षण है? नौका दौड़। भैया फ़ोन है तभी, भैया दुकान कब खुलेगी मेडिकल वाली? उनकी हमें क्या पता बे, ससुरा बिना देखे फ़ोन लगाए जा रहे हो तुम। मतलब लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किसे फ़ोन लगा रहे हैं। केरला में एक हर वर्ष क्या होती है, एक प्रसिद्ध दौड़ होती है नौका वाली। क्या होता है? एक दौड़ होती है, नौका दौड़, स्नेक नौका दौड़ होती है। स्नेक नेका दौड़, स्नेक नेका दौड़ होती है। मैंने देखा था अभी, उस दौड़ का दृश्य देखा था मैंने। वहाँ टीम बनी होंगी, 100 लोग होंगे, 5 आगे उसमें लोग होते हैं, जैसे एक बहुत लंबी नौका होगी ऐसे ऐसे स्नेक की तरह, बीच में चौड़ी, पीछे से सकड़ी, आगे से ऐसे ऐसी नौका होती है। मैंने देखी थी फ्लाइंग बीस्ट्स को, आप जानते होंगे, उनके यूट्यूब चैनल पे देखी थी मैंने। आगे 5 लोग होंगे, पीछे 5 लोग होंगे, बीच में
90 लोग होंगे, वो ये 5 बोट को दिशा देते हैं। ये वाले 5 बहुत ज़्यादा पावर लगाते हैं, पावरफुल लोग होते हैं ये 5। और ये भी चप्पू लेके चलाते रहेंगे। वहाँ क्लब बने हुए हैं बेसिकली। हमें मुझे लगता है कि इन चीज़ों को ना प्रमोट करना चाहिए। अभी वहाँ पे ऐसे टिकट्स बेचनी चाहिए, वैसे बेच रहे हैं वहाँ के लोग, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए इन चीज़ों को, जिससे कि टूरिस्ट बढ़ेंगे तो वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ेगी, सब चीज़ें बढ़ेंगी। तो उन चीज़ों को हमारी सरकार पे को ध्यान देना चाहिए। वो ये जो है ना, ये बोट रेस है, ये वहाँ के पर्सनल लोग अपने आप में करवाते हैं, लेकिन हमारी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, आप भी बता सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं पश्चिमी तट के मैदान में। पश्चिमी तट के तुलना में जो पूर्वी तट है वो चौड़ा है। पूर्वी तट चौड़ा क्यों है, क्योंकि पश्चिमी तट सी लेवल बढ़ने से थोड़ा डूब गया, थोड़ा इसकी हाइट कम है सी लेवल से, तो इसे डूब गया, तो इसलिए अभी ये चौड़ा है। यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती रहती हैं, उनके साथ लाई हुई मिट्टी जमाती रहती है ऐसे ऐसे। यहाँ ये मैदान है, ऐसे मिट्टी जमती रहेगी, तो उससे क्या डेल्टा का निर्माण होता रहता है। तो ये थोड़ा चौड़ा है और ये थोड़ा सकड़ा है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे, हाँ हाँ ये तो ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे द्वीप समूह के बारे में। मैंने आपको द्वीप पढ़ा दिए हैं पहले ही, तो आप उन चीज़ों को, इस को हम नहीं पढ़ रहे, क्योंकि मैंने आपको अंडमान निकोबार पढ़ा दिया है, अंडमान निकोबार भी पढ़ा दिया है, लक्षद्वीप भी पढ़ा दिया है। आप वीडियो में जाके चेक कीजिए, आइसलैंड ऑफ इंडिया के नाम से, आइसलैंड ऑफ इंडिया मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, तो आप मुझे ज़रूर से बताइए। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, आप कश्मीरी हिमालय होगा, लोकताल झील कहाँ है, मणिपुर में है। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल, डोडा बेटा कहाँ है, अन्नामलाई वाली है। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के पास, एक क्वेश्चन तो पक्का सीडी है एनडीए में, और सीएपीएफ, एफ कैट, कुछ भी पूछ सकता है इनमें से, ठीक है। तो कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। आई नो कि अभी छोटे लेवल पे हैं चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे बड़ी भी होंगी चीज़ें। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे बहुत अच्छे से, तो इन चीज़ों को आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।